So good evening everyone. So as promised earlier, हम prelims 2024 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये वीडियो दो तीन पार्ट्स में आएगा। पहले पार्ट में हम लोग 1 से लेके 25 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करने वाले हैं। और मेरे साथ राजन भाई हैं जो कि मेरे कॉलेज मेट हैं। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स रितेश भाई हमारे साथ हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू भी दिया हुआ है। और सुमित भाई भी हैं हमारे साथ, जिन्होंने सारे हेडलाइंस बनाए कल। 130 मार्क्स इन प्रीलिम्स 2024 ही इज एक्सपेक्टिंग। और मैं हूँ जो कि अराउंड 110 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस प्रीलिम्स में। सो रितेश भाई ने भी ये वाला प्रीलिम्स दिया था, और रितेश भाई अराउंड 80 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हम देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से हम तीनों ने प्रीलिम्स 2024 के क्वेश्चंस को एनालाइज किया, अटेम्प्ट किया, और हमारा माइंडसेट क्या था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बिफोर वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, लेट्स गेट हेडलॉन्ग इनटू द क्वेश्चन पेपर सेट ए ऑफ प्रीलिम्स 2024। सो सुमित भाई, आप कुछ ऐड करना चाहें? हाँ, मैं बस ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ इसको क्वेश्चन आंसर का एक्सरसाइज समझ के ना देखिए। कुछ कैटेगरी के लोग देख रहे होंगे। पहली कैटेगरी तो ये होगी जिन्होंने एग्जाम दिया होगा और जिनकी प्रिपरेशन एक लेवल तक हो चुकी होगी। तो वो ये समझने की कोशिश करें कि प्रीलिम्स में अप्रोच क्या रखना है, माइंडसेट क्या रखना है। जो लोग हम्म। प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये ध्यान रखें उनको। ये है कि ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन इनमें उनको एक अप्रोच समझ में आएगी कि किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ये सभी बीच बीच में हम बात करते हुए चलेंगे, किन सोर्सेज को अप्लाई करना है और किन चीजों को कितना ज्यादा टाइम देना है। इसी के साथ शुरू करते हैं। मीनवाइल क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए ही बिल्कुल, अपन अलग बिल्कुल, अलग टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब यार, अगर किसी ने अगर बेसिक्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा हुआ है, 11th क्लास की एनसीईआरटी में ये बात चीख चीख के राइटर्स ने कही हुई है। और जो बंदा थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी जानता है वो ये जानता है कि ये अगर हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट होता है। एटमॉस्फेयर में बाहर से सोलर रेडिएशन आता है, और अर्थ जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है। और अर्थ जो होता है वो मोर हीटेड होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। आप हीट बजट का चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो ये मुझे इसका परसेंटेज भी याद है। 34% ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट होता है, और 14% आपका हीट होता है वो सोलर रेडिएशन से। सोलर रेडिएशन की वेवलेंथ जो है कि वो कम ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम होती है। और वो माफ़ कीजिएगा, उसकी 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 वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो वो जो है कि एटमॉस्फेयर में जल्दी पेनिट्रेट कर जाता है। वहीं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। जो इंफ्रारेड रेडिएशन होने की वजह से उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, और वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ग्रीन हाउस गैसेस उसको ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। लेकिन ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गिव अवे स्टेटमेंट है, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। खत्म, क्वेश्चन यहीं खत्म। असर्शन रीजन के क्वेश्चन में अगर पहला स्टेटमेंट या दूसरा स्टेटमेंट दोनों में से कोई एक भी गलत मिल गया, वहीं आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मैंने एग्जाम कंडीशन में सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ा भी नहीं, हालांकि सेकंड स्टेटमेंट कुछ है नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। सिंपल स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। हालांकि पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, और यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। रितेश भाई, आप बताइए, आपने ये क्वेश्चन देख के क्या सोचा था? वही सेम था कि ये तो दिख रहा था कि ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज़्यादा हीट होता है अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो इसमें सोचने का ही नहीं था, पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत था। लेकिन फिर भी मेरा अप्रोच ये था कि मैं दोनों स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, भले मुझे एक स्टेटमेंट गलत मिल जाए तो भी ओके। मैं दूसरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ा। तो वो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर आर गुड ऑब्जर्वर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो आंसर इसका डी आया। बिल्कुल। सुमित भाई। तो मेरा भी अप्रोच मोरलेस यही है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है। एकदम एनसीईआरटी से उठ के आया हुआ क्वेश्चन है। और पेपर एनालिसिस का मतलब ही यही है कि देखिए, आप जब भी ज्योग्राफी की तैयारी करने जाते हैं तो दो तरीका है। एक तो आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो अगर आप बहुत सही से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें एकदम सामने लिखी हुई दिखेंगी, और एग्जाम में बहुत बेसिक इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई बहुत ऊपर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। रही बात अटेम्प्ट करने की, तो मैं भी हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इजी क्वेश्चन अपन बिल्कुल। जल्दी जल्दी करने के चक्कर में थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो जाता है। इसीलिए मैं बहुत डिलीजेंटली पढ़ने की कोशिश करता हूँ सारे ऑप्शंस को। ओके। मुझे आते होते हैं फिर भी ओके, ऐसा ही करता हूँ मैं। ठीक है फिर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो द स्टेटमेंट 1 इज थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। स्टेटमेंट 2 इज एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्गर कन्वेक्शनल करंट्स। ये भी बेसिक क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है। जो ट्रोपोस्फियर होता है, अभी मैंने अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाया था, ये अपना अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट है जो कि कुछ इस तरह से होता है। इक्वेटर पे ये ब्लैंकेट, एटमॉस्फेयर का जो ट्रोपोस्फियर का जो हाइट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। पोल्स पे ये हाइट बहुत कम होता है। इसका सिंपल रीज़न है ग्रेविटी। मुझे जो समझ में आता है वो है ग्रेविटी। पोल्स पे जो ग्रेविटी होती है वो मिनिमम होती है,
और इक्वेटर पे ग्रेविटी जो होती है, माफ कीजिएगा, पोल्स पे जो ग्रेविटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और इक्वेटर पे जो ग्रेविटी होती है वो मिनिमम होती है। तो जिसकी वजह से जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एटमॉस्फेयर के, एयर के, वो पोल्स पे ज़्यादा नीचे तक एक्युमुलेट होते हैं, और इक्वेटर पे उतने नीचे तक एक्युमुलेट नहीं होते हैं। तो इस वजह से ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होती है पोल्स पे वो बहुत कम होती है, और इक्वेटर पे बहुत ज्यादा होती है। तो थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज ग्रेटर, बिल्कुल सही बात। एट द इक्वेटर हीट हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट बाय स्ट्रॉन्गर कन्वेक्शन, का भी दुनिया जानती है बात। जहां ट्रोपोस्फियर का हाइट जहां भी ज्यादा होगा, वहां कन्वेक्शनल करंट्स की मदद से वो एयर वर्टिकली ट्रैवल करेगा, तो हीट हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन। ये भी स्टेटमेंट सही था। हालांकि ये क्वेश्चन मेरा सही नहीं हुआ था, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में मैंने एक गलती कर दी, जिसको मैं बोलता हूँ ओटी सिंड्रोम। ओटी सिंड्रोम का अर्थ है ओवर थिंकिंग सिंड्रोम। अब मुझे पहला स्टेटमेंट नहीं पता था, सेकंड स्टेटमेंट नहीं पता था, लेकिन मैं इसमें दिमाग लगाने लगा कि यार वो जो ट्रोपोस्फियर का थिकनेस होता है वो इक्वेटर पर ज्यादा तो होता है, पोल्स पे कम तो होता है, लेकिन ये ग्रेविटी के कारण होता है। डेंसिटी वहां बढ़ जाती है तो वो वहां ऐसे हो जाता है, तो वहां वैसे हो जाता है, और यूपीएससी ओटी सिंड्रोम को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। यहाँ जो बेसिक्स अगर दो स्टेटमेंट हैं और वो आपस में जुड़े हुए हैं एंड दे आर मेकिंग सेंस विथ ईच अदर, तो ये जनरली वो सही होता है। तो यहाँ मैं ओटी सिंड्रोम का शिकार हो गया और मैंने इसको ऑप्शन भी मारा, जो कि गलत हो गया। रितेश भाई आप बताइए। तो ये मेरा तो सही हुआ था, क्योंकि हम्म। मैंने जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये तो हमने जब प्रीलिम्स से पहले डिस्कस किया था तभी ये हमने हम्म, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ा था इसके बारे में हम लोगों ने और बिल्कुल। आपने भी उस टाइम पे भी यही बोला था कि ग्रेविटी इसका रीजन होता है। हम्म। बट मैंने ज्योग्राफी में देखा हमेशा मल्टीपल रीजंस होते हैं किसी कोई हम्म। एक चीज के। हम्म। तो ये हो सकता है दूसरा स्टेटमेंट जब मैं पढ़ रहा हूँ तो वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हम्म, इनडायरेक्टली वो उसको मुझे लग रहा था कि वो, हाँ, वो एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए मैंने उसका स्टेटमेंट ए सही किया था उसको। बिल्कुल बिल्कुल। सुमित भाई। हाँ, एज यूजुअल ये एक आसान क्वेश्चन था। एनसीईआरटी में सीधा लिखा हुआ है। रीजनिंग की जहां तक बात है कि जो मल्टीपल रीजन वाली बात है, वो सही है, क्योंकि जो ट्रोपोस्फेयर के ब्लैंकेट को ज्यादा बड़ा होने की बात अगर इक्वेटर पे की जाए, तो ये इस वजह से भी होता है क्योंकि सोलर रेडिएशन जो होती है वो इक्वेटर पे ज्यादा होती हैं। और अगर इक्वेटर के पास की हवा ज्यादा गर्म होती है, और जब हवा ज्यादा गर्म होगी तो वो ठंडा होने के ज्यादा ऊपर तक जाएगी। तो हवा जितनी ऊपर जाके फिर ट्रोपोपॉज जहां बनाती है वहां तक ही ट्रोपोस्फेयर बनता है। तो हवा बहुत ऊपर तक है क्योंकि ज्यादा गर्म, तो इसलिए यहाँ का ब्लैंकेट बड़ा होगा। हम्म। लेकिन सवाल ये है कि जो अभी कृपा भाई ने बात बताई ओवर थिंकिंग वाली, ये एक चीज है कि हमें आते हुए क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं, इस तरह से गलत होते हैं। हालांकि ये बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसके लिए भी हम्म। आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसका टेक अवे यही है इस क्वेश्चन के डिस्कशन का। ओके। तो इससे हमें लर्निंग ये मिली कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अगर कोई चीज़ है वो खास तौर पे अगर वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, अगर वो इनडायरेक्टली भी रिलेटेड है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो उसका रीज़न होगा। अब सिंपल है यार, बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अगर इकोनॉमिक्स की भी मैं बात करूं, अगर वो स्टेटमेंट है कि डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी से ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है, तो बढ़ता है। अब इसमें बहुत तमाम इकोनॉमिक्स को आप बिठा देंगे, वो कहेंगे कि नहीं बहुत सारे और रीजंस होते हैं, सिर्फ करेंसी को डिप्रिशिएट करने से इंटरनेशनल कंडीशंस भी डिपेंड करते हैं। भाई वो डिपेंड करते होंगे, लेकिन जहां तक यूपीएससी जनरल स्टडीज का सवाल है, अगर आपको स्टेटमेंट मिलेगा कि करेंसी डिप्रिशिएट करने से क्या होता है, तो आपकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। हाँ, अगर ऐसा हो जाएगा कि ये बोलेगा कि करेंसी डिप्रिशिएट करने से पूरा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ये तो इतना तो आपको पता होगा। तो सिंपल बात है, बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करना है। एक जनरल एस्पिरेंट, एक अच्छे बच्चे की तरह जिसको थोड़ी बहुत समझ है ज्योग्राफी की, सोसाइटी की, इकोनॉमिक्स की, उसका प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है। जो ओवर थिंकिंग करेगा उसका भाई फिर देख लो यार अपना। एग्जैक्टली जिस तरह मैं बात कर रहा था कि एग्जाम अवेयरनेस का एग्जाम है, और हम कभी कभी पेपर क्वेश्चन को अप्रोच करते हुए एग्जाम में ही एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं वहाँ ओवर थिंकिंग की वजह से। हालांकि उसका हमारा कंट्रोल भी नहीं है, हमें लगता है हाँ, कि गलत हो सकता है। तो बिल्कुल ये इस वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं। बिल्कुल। सो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। सब देखो यार, मेरा तो सिंपल ये अप्रोच रहता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और इन टाइप के क्वेश्चन में पहले तो ऑल ऑफ द अबव मार दो। ऑल ऑफ द अबव पहले मैं मार देता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि यार कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि ऐसा है जो कि मेरे इस ऑल ऑफ द अबव जो मैंने मारा है इसको गलत ठहरा दे, तो तभी मैं इसको चेंज करता हूँ। भाई सिंपल हिसाब है, क्योंकि क्या होगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, ये पर्टिकुलर गैस गैस कहाँ कहाँ से निकलता है, वॉल्केनिक एरप्शन से क्या क्या निकलता है। तो इसमें 5-6 क्वेश्चन तो पूरे पेपर में आपको रहेंगे ही, और उसमें ये होगा कि 5 में से 3 या 4 के तो आंसर ऑल ऑफ द अबव रहेंगे ही। लेकिन होता क्या है ना, हमारी साइकोलॉजी इस तरह से फंक्शन करती है कि मान लीजिए वो एक क्वेश्चन पूछा था कुछ साल पहले कि बेंजीन कहाँ कहाँ से निकलती है, मैग्नेटाइट कहाँ कहाँ से निकलता है, उसका आंसर मैक्सिमम कोचिंग वाले ऑल ऑफ द अबव दे रहे थे, लेकिन यूपीएससी ने उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं दिया था। तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग आउटलायर्स के बारे में सोचते हैं। यार यूपीएससी ने उसका तो यार 1 2 3 उसमें 2 गैसेस का तो 2 जगह से तो वो नहीं निकला था, ऐसा आंसर दे दिया था। उस एक क्वेश्चन की वजह से आप ये जो 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज होता है, आप वो सारे गड़बड़ करोगे। तो ये भी एक तरह का ओवर थिंकिंग ही है।
अगर एक पर्टिकुलर गैस कहाँ कहाँ से निकल रही है, वॉल्केनिक एरप्शन में क्या क्या निकल रहा है, तो ज्यादा चांस है कि सारे गैसेस वहां से निकलेंगे, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी चीज हो जो कि आपको देख के लगे कि नहीं यार ये थोड़ा सा अजीब है। अब जैसे क्वेश्चन में क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन, मैंने पहले ऑल ऑल फोर मार दिया। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस है यार, डेब्रिस है, पायरोक्लास्टिक एशेज होते हैं तो डेब्रिस भी निकलेगा। ऐश एंड डस्ट ये तो दुनिया जानती है। नाइट्रोजन कंपाउंड निकलेंगे ही, एनो एनो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वो निकलते ही हैं, सल्फर ऑक्साइड्स वो निकलते ही हैं, नाइट्रोजन और सल्फर भाई भाई होते हैं, दोनों साथ में ही निकलेंगे। ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। अब हाँ, अब इसमें अगर ये बोल दे कि कोरोनल मास इंजेक्शन, कोरोनल मास इंजेक्शन या फिर सोलर फ्लेयर्स, तो भाई कॉमन सेंस सर्वोपरि है, कॉमन सेंस घर पे छोड़ के नहीं जाना है, कॉमन सेंस से बड़ी कोई चीज नहीं। अब सोलर फ्लेयर वो ऊपर वाला हिसाब है, उस सन से निकलता है, या फिर कोरोनल मास इंजेक्शन भी वहां से निकलता है, तो वो नहीं निकलेगा वोल्केनिक इरप्शन से। इतना इतना कॉमन सेंस लेकर चलना है। तो मेरा तो यही अप्रोच था कि ऑल ऑफ देव मैंने मार दिया था, कोई ऐसा ऑप्शन मुझे दिखा नहीं जिससे मुझे वो चेंज करना पड़े, और मैंने ये क्वेश्चन ठीक किया। रितेश भाई। हाँ, ये सिंगल अप्रोच है, इसमें वो कोई इसमें सोचने का ही नहीं है। आपके पास जब तक आपके पास वो कोई प्रूफ नहीं है कि ये नहीं निकलता है, तब तक आप गलत नहीं बता सकते। नाइट्रोजन कंपाउंड्स बोल रहा है कोई, कोई भी बड़े कंपाउंड्स में एक नाइट्रोजन का एलिमेंट हो ही सकता है, असल मतलब किसी को भी हम मना नहीं कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव जाते हैं आंसर। बिल्कुल समझ भाई। मैंने एक बात कही थी कि हमें पेपर में 35-40 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आते होते हैं। ये उन क्वेश्चंस में जो हमें नहीं आते होते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या ये क्वेश्चन किसी को भी आता होगा क्या एग्जैक्टली किसी भी वॉल्केनिक एरप्शन में चार ही गैस चीजें क्यों निकलेंगी, 100, 150, 200 चीजें निकलेंगी। अच्छा, और सब आपको याद रहेंगी कि अगर आपको क्लास में पढ़ा भी दिया जाए और या आपको किसी किताब में लिख के दिया जाए टेबल बना के लिस्ट बना के, आप नहीं याद रखोगे यार, आपको ये चार भी नहीं रहेंगी। लेकिन आप कॉमन सेंस से सोचो, एक बंदा जो ज्योग्राफी पढ़ के गया है यूपीएससी के लिए, और एक बंदा जो कुछ नहीं जानता ज्योग्राफी के बारे में, सिर्फ कॉमन सेंस लेके गया है। दोनों लोग इस क्वेश्चन पे बराबर स्टैंडिंग पे खड़े हैं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। हम्म। यही सोचना है कि आखिर इनमें से ऐसा क्या है कि ना निकलता हो। और हो सकता है कि कभी निकल जाए तो आप वेरीफाई करने थोड़ी जाओगे, निकल जाएगा तो वो फिर सही हो जाएगा। इसलिए इसमें चारों लगाना है इस तरह क्वेश्चन में। जैसा कि भाई ने बताया कि अगर कुछ ऐसा ही बहुत उटपटांग चीज नहीं दिख गया, कुछ अजीब सा जैसे नहीं दिख गया जो धरती पे मिल ही नहीं सकता है तो सूरज में मिल रहा है, कुछ ऐसा चीज दिख गया तो छोड़ना है, वरना हम्म। जनरली ऑल ऑफ द फोर इसका आंसर होता है। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन्फरेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब यार देखो, मुझे बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी नहीं आती है, मुझे बस ये पता है कि आइसोथर्म जो होता है वो एक लाइन होता है अर्थ पे जो कि प्लेसेस हैविंग सेम टेम्परेचर को वो ज्वाइन करता है। मुझे बस इतना ही पता है। अब देखते हैं, देखते हैं, हार नहीं मानना है भाई, यूपीएससी में यही है, हार नहीं मानना है। बस आपको अगर एक छोटा सा भी पॉइंट पता है उस क्वेश्चन का तो हार नहीं मानना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। अब यार पता नहीं यार, देखते हैं, देखते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट्स, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। कोल्ड ओशन करंट, गल यही खत्म। सेकंड स्टेटमेंट खत्म। अब ये क्या बोल रहा है आगे मैटर नहीं करता। गल्फ स्ट्रीम जो होती है वो मेरे ख्याल से वार्म करंट होती है, और एंड सो इज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन दोनों में से कोई एक तो वार्म होता है, तो यहाँ से ये मतलब ये स्टेटमेंट तो गया। अब आगे क्या लिखा है ये मैटर ही नहीं करता। तो अगर स्टेटमेंट टू गलत हो गया, बी गया, डी गया, वन देख लेते हैं। आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन। टू मच ऑफ ज्योग्राफी फॉर मी, नहीं नहीं हो पाएगा मुझसे। तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्या है, 50-50 लेना है। और भाई मैं 50-50 पे बात है कि मेरा तो ऐसा है कि अगर एक ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, आई तो गो फॉर इट। मतलब क्या होगा यार, मतलब गलत होगा या सही होगा, मेरा तो सिंपल मैथमेटिक्स चलता है। अगर 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें 50-50 मुझे लगाना है, और उस दिन मेरी किस्मत खराब हुई और 4 ही क्वेश्चन उसमें से सही हुए मेरे, 4 क्वेश्चन सही हुए, 8 मिलेंगे, 6 गलत हुए, -4 हो जाएगा, +4 तब भी मुझे मिलेगा। उस दिन मेरी किस्मत बहुत बुरी भी नहीं हुई, बहुत अच्छी भी नहीं हुई, जितनी होनी चाहिए उतनी हुई। मान लीजिए 5 क्वेश्चन सही हो जाता है, 5 क्वेश्चन गलत, 5 दूनी 10 और 5 इंटू टू -3, 7 नंबर मिलेंगे। और उस दिन मेरी किस्मत अच्छी हुई तो 6 दूनी 12 और 4 इंटू टू बाई 3 आपका हो जाएगा 2, मतलब +10 मार्क्स आपके हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि आपको खेलना है कि नहीं, यही गेम है एकदम, बिल्कुल यही है, और यही चल रहा है मार्केट में। कोई यहाँ बहुत बड़ा गेम नहीं चल रहा है, बहुत बड़े ऑफिसर्स बहुत बड़ा कुछ करके नहीं पैदा हो रहे हैं, यही सब करके पैदा हो रहे हैं, थोड़ा रिस्क लेके पैदा हो रहे हैं। और फ्रेडरिक नीचे बात कह रहा था भाई, अपॉर्चुनिटी डांसेस विद दोज हु आर ऑलरेडी ऑन द डांस फ्लोर। तो आप डांस फ्लोर पे आइए, आप खेलिए। आप आइसोथर्मल मैप्स मंथ ऑफ जनवरी देख के आप ये मत सोचिए कि ये तो मुझे आ ही नहीं रहा है। मैंने ये वाला देख के, कोल्ड देख के इसको खत्म किया, और ये वाला मैंने मान लिया सही है। और जनरली क्या होता है कि दोनों, मैं मान के चलता हूँ कि दोनों गलत होगा, एग्जामिनर ने इतना सोच के बनाया है क्वेश्चन, दोनों गलत हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। तो मैं नन मारने में अवॉइड करता हूँ, अनलेस एंड अनटिल मुझे, मैं एक्सट्रीमली श्योर ना हूँ। तो मैंने इसको सही माना, तुक्का ही कह दीजिए इसको, चलिए तुक्का ही कह दीजिए, इंटेलिजेंट तुक्का कह दीजिए। तो ऑप्शन ए मैंने मारा, वन ओनली मैंने मारा, और जहां तक मुझे पता है ये आंसर सही है। रितेश भाई। हाँ, तो मेरा आंसर ये गलत निकला। ये एक हम्म। सही बात है, गल्फ स्ट्रीम तो हॉट ओशन करंट है, वार्म ओशन करंट है, तो ये तो स्टेटमेंट टू तो दिख रहा था। तो गिन के 4-5 ओशन करंट्स वार्म है, गिन के 4-5 आपके कोल्ड है, वो तो याद रह जाता है। तो उसमें दूसरा, पहला वाला स्टेटमेंट में मैं ओवर थिंक करने लगा था कि
ये लिख रहा है आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर ओशंस एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। तो मैं हर जगह हर कॉन्टिनेंट का मैं सोचने लगा कि एशिया में भी ऐसा होता है क्या, अमेरिका में भी ऐसा होता है क्या। मैं लोकेशन वाइज देख रहा था, तो मेरे को लगा कि ये बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट है, हो सकता है कहीं ना होता, इसलिए मैंने इसको भी गलत कर दिया। तो नाइदर वन एंड टू, लेकिन मेरे को लगता है कृपनाथ जी का उनका अप्रोच ज्यादा सही रहा इस क्वेश्चन में। तो जहां तक इस क्वेश्चन की या कंप्लीट ज्योग्राफी की बात है, तो ज्योग्राफी के लिए एक ही सोर्स बताया जाता है, वो है एनसीईआरटी। और क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 83। इससे ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको 150 पन्ने की किताब करके जानी है, और वहीं से आपको ज्योग्राफी हैंडल होगी। आप 40 लेक्चर आपको नहीं देखने हैं, आपको 1.5 महीना ज्योग्राफी की तैयारी नहीं करनी है। आप 7 दिन में कर लेते हो एनसीईआरटी, 7 दिन में हो जाएगा। 10 दिन में कर लेते हो ज्योग्राफी, 10 दिन में तैयार हो जाएगी। बस ध्यान इतना रखना है कि जब भी कोई चीज ज्योग्राफी में पढ़नी है, अगर कॉन्सेप्ट समझते हुए जाना है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होंगे। जैसे इसमें आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड, तो इसमें क्या बात कर रहा है? जनवरी की बात कर रहा है, ठीक है। ये नॉर्थन हेमस्फीयर की बात कर रहा है, साउथर्न हेमस्फीयर की बात कर रहा है, नहीं पता है। तो जनरली इसका आंसर नॉर्थन हेमस्फीयर मार के ही लोगों ने लगाया था, और इस हिसाब से पहला सही होगा। बाकी हम्म देखते हैं यूपीएससी इसका क्या आंसर देता है। और थोड़ा बेसिक डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हम्म। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 पर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द टू लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। अब देखिए, ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि बचपन में एक ऐड आता था, वर्ल्ड्स बेस्ट घाना कोको, वो मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस में वो छुपा हुआ था। तो घाना तो मुझे तो घाना तो पहले ही, ये मैंने ऑप्शन पे नहीं देखा, और घाना मेरे दिमाग में आ गया कि घाना जहाँ होगा वहाँ मैं मार दूंगा। और मैं थोड़ा, जैसे क्या है कि यूपीएससी का जो मैप मैप वर्क होता है, ज्योग्राफी का जो मैप वर्क होता है, एक तो है कि कन्वेंशनल तरीका कि आप जो है कि कन्वेंशनल ढंग से आप अफ्रीका तैयार करें, सेंट्रल एशिया तैयार करें, बहुत से मैं मेरा थोड़ा सा अप्रोच थोड़ा अलग रहता है। एक यूट्यूबर है पैसेंजर परमवीर, वो मैं इसको फॉलो करता हूँ, मैं ट्रैवलिंग यूट्यूब चैनल्स फॉलो करता हूँ। पैसेंजर परमवीर का मैंने पूरा अफ्रीका वाला वो सीरीज देखा था, और उसका जो ये कोटे डी आइवोरे वाली जो कंट्री, उसका टाइटल ही यही है कि वर्ल्ड्स बेस्ट घाना यू विल फाइंड इन कोटे डी आइवोरे। सो मैंने वो देखा था वीडियो, और यहाँ से मतलब लकीली मेरा सही हो गया था। हालांकि मुझे घाना इसका आंसर पता था। तो ये मेरे लिए वन ऑफ द इजी क्वेश्चन था। रितेश भाई। ये फिर से मेरा गलत था हम्म ये मैंने बट मेरे को जब हम प्रैक्टिस करते थे उस टाइम पे ये जो थोड़ा सा अलग टाइप के जो ऑप्शंस होते थे ना, हम्म वो ज्यादातर आंसर होते थे। तो ये कोटे दिए वोरी बहुत ही अलग नेम है कंपैरेटिवली टू जो अफ्रीकन कंट्रीज के जो कॉमन कंट्रीज है उसमें नहीं आता है। तो इस तरह से सोचा जा सकता था मेरे को लगा, बट ऑन द स्पॉट मेरा ये नहीं चला ब्रेन, और मैंने इसका बी लगाया था, बोट्सवाना एंड नामीबिया, जो कि गलत आंसर था। और जहाँ तक अफ्रीकन कंट्रीज आज पिछले 2 साल से काफी इंपॉर्टेंट रहा है। तो हमने तो रिसोर्सेज काफी पढ़ा था, बट ये फॉर एग्रीकल्चर के बारे में बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ा था। तो ये मेरे को लगता है इस अटेम्प्ट में मेरा मिस्टेक रहा। जहां तक मेरा सवाल है, तो ये क्वेश्चन सही हुआ था। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके क्यों सही होते हैं वो आपको भी नहीं पता होता है, और वो तुक्का भी नहीं होता है। यहाँ पे बात हम्म होती है इंट्यूशन की। हम्म इंट्यूशन का रोल बहुत ज्यादा है आपके पेपर अटेम्प्ट करने में। कभी कभी वो क्वेश्चन जिसमें आपको चारों ऑप्शन में आइडिया ना हो, लेकिन कहीं से वो इंट्यूशन आ रहा होता है कि यार यही सही होगा, यही सही हो सकता है। और यकीन मानिए कि आप अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा नहीं जानते हो। सब कॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, और हमें कभी पता नहीं चल पाएंगे। इंट्यूशन सब कॉन्शियस माइंड से निकल के आती है। हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो ये चीज, कहीं सुनी हो, कभी किसी से बात किया हो, टीवी में कुछ देख लिया हो, आप कि कॉन्शियस में वो बात नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस में से इंट्यूशन आ रही है कहीं ना कहीं से। इसीलिए इंट्यूशन की वजह से मैंने सी मारा था, और वो ऑप्शन सही हुआ था। हाँ, और ये जो बात रितेश भाई ने बोली उसी को मैं दोहराना चाहूंगा कि ये जो कोटे डी आइवोरे नाम की जो कंट्री है, ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड कंट्री नहीं है। ये वन ऑफ दोज कंट्री नहीं है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सुनते हो। जैसे क्वेश्चन आया था एक बार 2020 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मॉडर्न हिस्ट्री में, कि फर्स्ट अनटचेबिलिटी का वीकली किसने वो रिलीज किया था। तो उसमें ऑप्शंस थे गांधी, नेहरू, और शायद अम्बेडकर थे, और एक ऑप्शन था गोपाल बाबा वलंकर। बाबा। तो बिल्कुल हम्म। ये गोपाल बाबा वलंकर वाला ही सवाल है कि अगर कोई ऐसा ऑप्शन है हाँ। जो कि बिल्कुल ऐसा लगे कि ये कहाँ से आ गया, ये तो थोड़ा सा अलग टाइप ऑड वन आउट लग रहा है, तो ऑड वन आउट ही आंसर होता है। और यही चल रहा है यार मार्केट में, यही मार्केट में चल रहा है। जितनी जल्दी आप ये कोई यहाँ मतलब बहुत बड़े दिमाग वाला और बहुत नॉलेज लेके यहाँ नहीं बैठा हुआ है, सब ऐसे ही कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप छोड़ रहे हैं, तो मतलब यार मतलब थोड़ा सा खेलिए गेम को, क्योंकि यही चल रहा है, और ऐसे ही लोग प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं। इससे यूपीएससी की एक ट्रिक ये भी समझ में आती है कि कोई चार ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें चारों ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है, तो हम्म मैक्सिमम ऑड वन आउट वाला ऑप्शन ही सही होता है। अब इसका कोई हम्म लॉजिक मैं आपको या हम आपको यहाँ नहीं दे सकते हैं बेटे, क्यों ऑड वन आउट वाला सही होता है। हम्म लेकिन ऐसा देखा जाता है कि वही सही होता है। तो आप हम्म करता मरता क्या ना करता वाले सिनारियो में वो मार के आइए जो आपको ऑड लग रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो ये तो हम जैसे नॉर्थ इंडियंस के लिए थोड़ा सा रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था, गंगा डाउन स्ट्रीम। अब ये थोड़ा सा
ये सब गलतियां मत करिए आप। वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट में ये सब गलत हो जाता है कभी कभी। तो वेस्ट टू ईस्ट पूछा था, तो यहाँ से गंगा जो है कि घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। अब मुझे ये पता है हम लोगों ने लखनऊ में कुछ समय भी बिताया बिताया हुआ है, तो गोमती में, गोमती जो है वो लखनऊ से गुजरती है। ये जो घाघरा है, घाघरा जो है वो गोरखपुर के तट पर बसा हुआ है, जहाँ तक सुमित भाई शायद गोरखपुर से आते हैं, तो घाघरा शायद उधर ही है। और उसके बाद बिहार का बॉर्डर आता है, उसके बाद चंपारण में, चंपारण से गुजरती है शायद ये गंडक गुजरती है, उसके बाद कोसी। तो ये तो नॉर्थ इंडियंस के लिए, हम जैसे लोगों के लिए रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था। तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये है इसका आंसर। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो ये हम लोग के लिए इजी क्वेश्चन था। अब रितेश भाई आप बताइए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। कोसी गंडक आपका बिहार में है, बाकी दोनों हम्म। गोमती घाघरा ये यूपी में है। और हम्म। कोसी सबसे आपको ईस्ट साइड में मिलेगी। उसके बाद हम्म गंडक जो है वो नियर टू यूपी बॉर्डर पे है। और फिर हम्म। घाघरा, फिर गोमती। तो ये हम्म। ठीक था इसमें। हम्म। लेकिन ये एक देखा जा सकता है, वो ट्रिब्यूटरी के बारे में भी पूछ रहा है यूपीएससी। हाँ, ये ट्रिब्यूटरी, और ये मतलब कोई वैसी बात नहीं है। अभी कुछ कुछ साल पहले ब्रह्मपुत्रा के बारे में पूछा था, उस साल पहले, कुछ साल पहले कावेरी के बारे में पूछा था। तो ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है। और ये सीएपीएफ और सीडीएस के पेपर्स आप देखेंगे तो तमाम कई बार ये सेम क्वेश्चन ऐसे, मतलब हूबहू नहीं पूछा हुआ है, लेकिन इन्हीं इसी पैटर्न पे पूछा हुआ है। ये सारी नदियों के नाम आपको सीएपीएफ और सीडीएस के क्वेश्चन पेपर्स में मिल जाएंगे। तो इसकी लर्निंग ये है कि थोड़ा सीडीएस और सीएपीएफ के भी क्वेश्चन पेपर्स को देख लिया करिए आप लोग। बजाय आप 150 टेस्ट सीरीज मत लगाइए, 150 टेस्ट लगा के मत जाइए, लेकिन वो जो 8-10 पेपर यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, हमको लगता है सेम ही एग्जामिनर, सेम ही माइंडसेट के एग्जामिनर्स होते हैं जो सारे यूपीएससी के पेपर्स के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो आप लोग उसको एक बार गो थ्रू कर लिया करिए, बजाय इसके कि आप 150-200 टेस्ट लगा के जा रहे हैं, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सुमित भाई आप कुछ अलग इसमें बताना चाहें? नहीं, वही बात है कि जब भी हम ट्रेडिशनली तैयारी करते हैं यूपीएससी की, तो कुछ हम्म। चीजें तो नॉन नेगोशिएबल होती हैं, चाहे वो भले 4-5 साल से एग्जाम में ना आ रही हो, लेकिन वो हम्म। आप तैयार करते ही करते हो। ये वही टाइप का क्वेश्चन है कि आप रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरी तो तैयार करके जाते ही हो। और हम्म। किसी का नहीं करोगे तो गंगा का तो करोगे यार। करोगे। तो गंगा से क्वेश्चन पूछा गया है। और जहां तक रितेश भाई कह रहे थे कि बिहार वाली बात, तो हाँ, वो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। गंडक जो है आपकी वेस्ट चंपारण से निकलती है, वेस्ट चंपारण जिले से होकर निकलती है, जो एकदम पश्चिमी की तरफ पे है बिहार पे। और कोसी एकदम पूर्वी तरफ पे है, तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हो। हम्म, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। खत्म, वन ऑफ द रीजंस। बहुत सारे रीजन है, उसमें एक रेनफॉल होगा ही। कहीं ना, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं से वो लिंक हो जाएगा। वो सिंपल बात है। वोल्केनो भी कहीं ना कहीं से वो किसी और चीज से भी लिंक हो जाएगा। वो वोल्केनो क्रश से भी लिंक हो जाएगा, मेंटल से भी लिंक हो जाएगा, कोर से भी लिंक हो जाएगा। ठीक वैसे वन ऑफ द बोल दिया ना। अब ऐसा बोल दिया कि रेनफॉल इज दी ओनली रीजन, तब हमारे कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन वन ऑफ द रीजन है, बिल्कुल सही है। रेनफॉल, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब देखिए, रेन वाटर है तो रेन वाटर में तो यार मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ H2O होता है। रेन वाटर में बहुत सारे गैसेज होते हैं। हम लोग सिंपल वाटर की भी अगर हम लोग बात करें, पॉन्ड वाला वाटर या फिर ओशन वाला वाटर, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में तो हम लोग पढ़ते ही हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं होगा तो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो सांस कैसे लेंगे? तो ऑक्सीजन भी होता है, बिल्कुल। और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा अगर, तो हम लोग पढ़ते हैं ना एक कॉन्सेप्ट, एसिड रेन। एसिड रेन, कोई रेन एसिड, एसिडिक कैसे बन जाता है? जब उसमें कोई एसिड प्रेजेंट हो। और वो एसिड कैसा हो जाएगा? अगर हम लोग कार्बोनिक एसिड का एग्जांपल लें तो CO2 प्लस H2O, ऐसे ही तो कार्बोनिक एसिड बनता है। तो CO2 होगा तभी तो वो रेन वाटर एसिडिक हो जाएगा। तो यही मतलब मैंने यही सोचा था कि हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड होगा ही, ऑक्सीजन होगा ही, और ये वेदरिंग करेगा ही। क्यों? क्योंकि केमिकल वेदरिंग एक होता है, मैंने पढ़ा था उसमें ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन और हाइड्रेशन और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। और ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है नहीं। मैंने नॉर्मली इसको 1 मारा था, A मारा था, और ये शायद सही भी है। रितेश भाई। ये बिल्कुल इसका आंसर सही मैंने भी मारा था इसमें। मेरे को वही हम्म। ये रीजनिंग मैंने देख रहा था कि कहीं ये पूछ रहा है, एग्जैक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल, हम्म। केमिकल वेदरिंग में आपका कार्बोनेशन होता है, तो उसके लिए CO2 इसमें हम्म। सोल्यूशन में है, इसलिए वो आपका होता है। तो ठीक है, मेरे को हम्म। नहीं लगता इसमें कोई बिल्कुल। सोचने की बात। सुमित भाई। अगेन मैं वही रिपीट करूंगा कि ज्योग्राफी के लिए अल्टीमेट सोर्स, वन सोर्स केवल एनसीईआरटी। रेन हम्म। वाटर का नॉर्मली पीएच 5.6 होता है, जो कि हम्म। एसिडिक की तरफ होता है। ये हम्म। होता है सिर्फ CO2 के डिजॉल्व की वजह से। कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनता है, जिसकी वजह से रॉक्स जो होते हैं उसमें डिजॉल्व होते हैं, और इसकी वजह से केमिकल वेदरिंग होती है। चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 49, ज्योग्राफी, ओके। ओके। एनसीईआरटी। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विद द नॉर्थ सी? अब ये पता नहीं इसको एक्सपेक्टेड कहूँ या नॉट एक्सपेक्टेड कहूँ, लेकिन क्वेश्चन तो आ गया था, तो ये मेरे लिए वन ऑफ द थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। सो नॉर्थ सी, यार थोड़ा सा मुझे याद आता है, तो ये वो जो ऊपर यूरोप के जो ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ नॉर्थ सी कहीं ना कहीं होता है। तो ये शायद इधर यूके है, ये है अपना यूरोप। यूरोप ऐसे, और इधर कहीं है आपका नॉर्थ सी।
नॉर्थ सी इधर अपना बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बूथिया वगैरह है। इधर है आपका नॉर्वे या स्वीडन, फिनलैंड, ऐसे कंट्रीज हैं। तो बॉर्डरिंग नॉर्थ सी पूछा था, तो मैंने यार थोड़ा ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने इसको सोचा था कि रशिया, रशिया ऊपर, मुझे लगा कि ऊपर रशिया बड़ी कंट्री इधर भी आ जाएगी, तो मैंने सोचा था इसका रशिया। और फिर मैंने सोचा था नॉर्वे, नॉर्वे सबसे किनारे है शायद, तो नॉर्वे और रशिया सोच के मैंने ओनली टू मारा था। अब ओनली टू तो इसका सही है, लेकिन ओनली टू में ये ओनली टू नहीं है, दो दो ओनली टू है। तो भाई लाइफ इज अनफेयर, लाइफ इज अनफेयर, लेकिन समटाइम्स लाइफ इज फेयर ऑल्सो। तो कई बार आप दो कुछ और सोच के मारेंगे और ओनली टू कुछ और सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लकी मैं साबित हो गया कि ओनली टू सही हो गया था मेरा। रितेश भाई। ये मैप्स मैंने काफी अच्छे से किया था, तो ये मेरे को हम्म। पता था कि रशिया नहीं है, और जो फिनलैंड है वो नॉर्वे स्वीडन के अंदर में है, तो वो नॉर्थ सी में नहीं है। और हम्म। जर्मनी ऊपर टच कर रहा है, और नॉर्वे टच कर रहा है, तो ये दो दो हम्म। ये इजी, कॉम्पेटिबली इजी था। और ये भी श्योरिटी मुझे मिल गया था कि ज्यादातर ओनली टू आंसर होता है, ओके भाई, तो दो बिल्कुल आते ही मेरे को लग गया था कि बिल्कुल बिल्कुल। ये सही है। सुमित भाई। यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक बेसिक नॉन नेगोशिएबल चीज है मैपिंग, और मैपिंग मेरा हमेशा से सबसे कमजोर सब्जेक्ट रहा है। तो मैं हम्म। 2024 अटेम्प्ट के पहले बहुत घबरा रहा था कि इससे मेरे कई सारे सवाल गलत होने वाले हैं। इसीलिए डर की वजह से कहिए या एक अवेयरनेस आ गई इसकी वजह से कहिए, मैंने मैपिंग की एक सीरीज की थी कृपा भाई के कहने पे कि मैपिंग करके जाइएगा। तो जैसे यही पर्पज भी है इस प्लेटफॉर्म का कि हम आपको अच्छे सोर्सेज सजेस्ट भी करेंगे। तो सुदर्शन गुर्जर सर की यूट्यूब पे मैपिंग की सीरीज है वहां पे। और बेसिकली आप जब भी तैयारी करते हो मैपिंग की, तो ये तो नॉन नेगोशिएबल है, आप इंपॉर्टेंट सीज, इंपॉर्टेंट ओशन और उनके सराउंडिंग कंट्रीज को पढ़ते ही पढ़ते हो। कुछ नहीं करना है, बस 2 पेज में इंपॉर्टेंट सीज और उनके बॉर्डरिंग कंट्रीज को लिख लेना है, ट्रिक बना लेना है। और मैपिंग की अगर बेसिक आपको आइडिया कौन सी कंट्री कहाँ पे है, तब तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। तो आप एक बार जब आपको पता है कि हर साल इस तरह के सवाल पूछ रहा है कि किस कंट्री से कौन सा बॉर्डरिंग नेशन है, कौन से किस कंट्री से आपके आसपास कौन से नेशंस घिरे हुए हैं। और रही बात की मैपिंग की सीरीज जब एक बार आप कर लेंगे, तो आप एक बार कुछ ब्लैंक मैप्स ले लीजिए, 8-10 ब्लैंक मैप ले लीजिए, इंपॉर्टेंट ओशंस, उनके सराउंडिंग कंट्रीज, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, ये सब मार्क कर लीजिए। एक बार में इस काम खत्म हो जाएगा, 8-10 ब्लैंक मैप्स बन जाएंगे आपके। फिर आप उसको जब भी टेस्ट दीजिए, जब भी एग्जाम देने जाइए, उसको रिवाइज कर लीजिए, काम वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा। और हर प्रीलिम्स में आपका 3-4 सवाल तो इससे सही होने ही होने हैं। हम्म। तो इसी प्रीलिम्स में भी आपको अभी आगे भी मैं वो सवाल दिखाऊंगा जो उसी ब्लैंक मैप्स जो मैं आपको बोल रहा था बनाने के लिए, उससे सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। तो एक स्मार्ट अप्रोच है, ऐसे कर ओके सकते हैं इसके लिए। ओके। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये देखिए नए पैटर्न का सवाल जो यूपीएससी हर साल सरप्राइज करता है। तो इस साल का सरप्राइज यही था कि 3 कॉलम वाले सवाल इस बार आए थे। तो कुछ है नहीं यार, मतलब कुछ बहुत बड़ा बहुत कठिन सवाल नहीं होते हैं, बस आराम से देख के पढ़ने वाले सवाल होते हैं। धुआंधार फॉल्स सबको पता होता है, कई बार पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएगा। धुआंधार फॉल्स सीएपीएफ के पीवाईक्यूज में कई बार मिल जाएगा। नर्मदा रिवर, मालवा। अब ये मतलब मैं मालवा पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इसको सही मार दिया। और ये गेरसोपा फॉल्स जो मुझे पता था, ये जोग फॉल्स का दूसरा नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये श्रावस्ती रिवर पे है, तो ये बाई नॉलेज मुझे पता था, तो ये मैंने वो किया था। और ये मैंने तुक्का मारा था, हुंड्रू। और ये सही था, मैंने ओनली टू मारा था। हालांकि ये गलत है, लेकिन ठीक है यार, मतलब गलतियां तो होंगी, ये तो मान के चलिए। तो मतलब गलतियों से आप पीछे मत आइए कि गलत हो जाएगा, गलत तो बहुत होंगे लेकिन सही भी होंगे। तो मैंने ओनली टू मारा था, हालांकि ये मालवा की वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये मालवा की वजह से ये वन गलत है। रितेश भाई। मैंने तो, मेरा प्रिपरेशन बहुत छोटा था, तो मैंने वाटरफॉल्स तो देखा ही नहीं था, तो हम्म। देखते ही मुझे समझ आ गया था ये नहीं होने वाला, तो हमने छोड़ दिया था। और आखिरी में जैसे कृपा कहा कि हमने भी ओनली टू मार दिया था। बट हम्म। ज्यादातर ये देखा गया है कि जहाँ 3 ऑप्शन होते हैं वहाँ ओनली वन सही होता है, बट मैंने लास्ट में किया था तो उस टाइम पे वो देखा ही नहीं कि 3 है कि 4 है, तो हम्म। मेरा भी गलत था ये। ओके। सुमित भाई। मैंने इस पेपर में ओवर अटेम्प्ट करा था, 90 प्लस क्वेश्चन सॉल्व अटेम्प्ट कर रहे थे। लेकिन ये उनमें से कुछ क्वेश्चंस में से है जो मैंने छोड़े थे दिल पे पत्थर रख के। तो मुझे ओके ज्यादा नॉलेज नहीं था, मुझे अभी भी इसका आंसर नहीं पता, मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मेरा तो ये था कि मैंने 99 क्वेश्चन में कसम खा के गए थे हम, 90 प्रोजेक्ट 100 बोल के गए थे हम। हालांकि एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, वो N2O3 N2O4 वाला जो क्वेश्चन था, वो बस मैंने नहीं किया था। तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। सेंट्रल एशिया वोस्जेस फोल्ड माउंटेन, एल्प्स ब्लॉक माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका एप्लेचियन फोल्ड माउंटेन, साउथ अमेरिका इंडस फोल्ड माउंटेन। अब देखिए, अब ये बाई नॉलेज मुझे बात बताती है कि ब्लैक फॉरेस्ट का जो ये ब्लॉक माउंटेन्स के जो फेमस दो एग्जांपल्स होते हैं, वो होते हैं ब्लैक फॉरेस्ट और वोस्जेस। ये बात मुझे पता थी कि ब्लैक फॉरेस्ट और वोस्जेस ये हर जगह, जैसे मैं आईसीएससी बैकग्राउंड से हूँ, तो 10th क्लास की जो टोटल ज्योग्राफी है वहाँ भी आपको मिल जाएगा, 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा कि वोस्जेस जो होता है वो ब्लॉक माउंटेन होता है। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं कॉलम वाले, तो उसमें अगर आपको ऐसा दिखे कि वोस्जेस जो होता है वो ब्लॉक माउंटेन होता है, तो ये मतलब 80% ये देखा गया है कि ये पहले और दूसरे को स्वैप किया गया है, ज्यादातर ये होता है। तो मैंने देखा वोस्जेस ब्लॉक माउंटेन ये होता है, और एल्प्स जो है वो फोल्ड माउंटेन होता है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये दोनों गलत हो जाएंगे। नॉर्थ अमेरिका एप्लेचियन फोल्ड माउंटेन, ये इजी पिकिंग्स, ये तो इजी क्वेश्चन, इजी वो है। साउथ अमेरिका एंडीज फोल्ड माउंटेन, ये भी सही था। तो ओनली टू वाली लॉजिक यहाँ लग गई, लेकिन ऊपर नहीं लग पाई थी। हाँ, रितेश भाई। 2 वाली लॉजिक यहाँ लग गई, लेकिन ऊपर नहीं लग पाई थी। हाँ, रितेश भाई। 2 वाली लॉजिक यहाँ लग गई, लेकिन ऊपर नहीं लग पाई थी। हाँ, रितेश भाई।
हाँ, तो इसका भी मेरे को बहुत अच्छा नॉलेज नहीं था इस क्वेश्चन के ऊपर भी। मेरे को बस ये पता था यूरोप एप्स में और वो फोल्ड माउंटेन है, बाकी मेरे को नहीं था नॉलेज। फिर भी मैं ओनली टू किया था और सही हो गया था ये। हाँ, बस यही है भाई, तू अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो बेसिक चीजें हैं थोड़ी तैयार करके जानी है। बस यही गेम है सुमित भाई। अभी जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि आपको ब्लैंक मैप पे इंपॉर्टेंट प्लेसेस की मैपिंग करनी है, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स की मैपिंग करनी है, प्लेट्यूज की मैपिंग करनी है। तो वो उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक बार जब सुदर्शन गुर्जर सर की आप सीरीज करेंगे तो पूरा एक वीडियो ही है 1.5 घंटे का, जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट माउंटेन्स को मैप करवाया है। तो आप वो करके रख लीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर वो कर लेंगे तो आपको आराम से लोकेशन पता चल जाएगी। फिर आप जब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं कि कौन से फोल्ड माउंटेन है तो फॉर्म हो रहा है, तो वो क्यों फॉर्म हो रहा है और कहाँ कहाँ पे वर्ल्ड में है। तो बेसिक ज्योग्राफी है, और मैपिंग से आप अगर उसको कर देंगे, मैपिंग के साथ उसको कर लेंगे, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वो हो जाएंगे आसानी से। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। 11, consider the following ports, which of the following have been constructed as greenfield projects। अब यार ये तो बहुत थोड़ा मेरे लिए कठिन क्वेश्चन था। ग्रीन फील्ड के बारे में इतना पता था कि ये नया होता है, ब्राउन फील्ड पुराना होता है, ग्रीन फील्ड नया होता है। तो कुशीनगर में नया नया बना था तो मुझे लगा ये होगा ही। विजयवाड़ा के बारे में उतना पता नहीं, ये डोन्यू पोलो क्या होता है पता नहीं, और मैं थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेलता हूँ इन जनरल लाइफ में भी और पेपर में भी। तो मैं तो 1, 2 एंड 3 के साथ गया था, हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन गलतियां तो होंगी, मैं बार बार ये बात रिपीट करूंगा, गलतियां होंगी। और मेरी मैथमेटिक्स कहती है, मैं जनरली या तो 100 अटेम्प्ट करता हूँ या 99 अटेम्प्ट करता हूँ। तो उसमें मेरी मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर मैं 100 अटेम्प्ट करूंगा तो 35 गलतियां मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर 35 गलतियां हुई तो 65 सही हुए, 65 दूने 2 हो गया 130, 35 इंटू 0.6 हो गया आपका 70, 70/3 अराउंड 27 माइनस कर लीजिए, 93 मार्क्स तब भी आएंगे। और 93 मार्क्स अगर आप आएंगे तो चाहे 22 का प्रीलिम्स हो, 23 का प्रीलिम्स हो, 21 का प्रीलिम्स हो, गाजे बाजे के साथ क्लियर हुआ। इस बार वाला शायद बॉर्डर पर रह जाए 93 नंबर पे, लेकिन इन जनरल वो क्लियर हो जाएगा। तो मेरी ये जब भी ऐसा होता है ना कि मैं ये सोचता हूँ कि ये अटेम्प्ट करूँ ना करूँ, मैं 35 नंबर को याद करता हूँ कि 35 गलतियां भाई, 35 गलतियां मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, थोड़ा मैं फ्रंट फुट पे खेलता हूँ। हालांकि मैं ये सबको रिकमेंड नहीं करूंगा ये 99 100 वाली बात, क्योंकि मैं थोड़ा फॉरेस्ट भी एम करता हूँ ना, तो उसमें मुझे ये मतलब फॉरेस्ट में ऐसा बोला जाता है कि 95 प्लस तो करना ही पड़ता है, वो किसी की एक्यूरेसी उतनी नहीं होती है कि 90 से कम करके भी मतलब आपने फॉरेस्ट क्लियर कर लिया। तो मैं थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेलता हूँ और ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था रितेश भाई। ये कि विजयवाड़ा एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है, मतलब कि फिल्म की शूटिंग वगैरह होती है साउथ। मेरे को वहाँ तो ऑलरेडी एयरपोर्ट है, तो वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। जो होगा, हम्म। अगर वो बना भी होगा तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो हम्म। ब्राउन फील्ड होगा। तो इसलिए हम्म। मैंने उसको काट दिया था, तो हम्म। उससे मेरा 1 and 2। हाँ शायद ये आंसर सही भी है 1 and 2, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सुमित भाई। सिंस मेरा घर गोरखपुर में है और गोरखपुर से जस्ट बगल में कुशीनगर है, मुझे हम्म। इतना तो पता था कि कुशीनगर में नया नया एयरपोर्ट बना हुआ है, और मुझे सिर्फ दो के लिए ही कंफर्म था। तो दो मुझे अगर कंफर्म था तो मैं इसमें से एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा था। अब बचते हैं तीन ऑप्शन। पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप एक ऑप्शन ही एलिमिनेट कर पाएंगे और तीन में आप कंफ्यूज होंगे। तो वहां पे वो आपको उस समय डिसाइड करना है कि आपके जो कॉन्फिडेंस के साथ कितने आपने सही अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो आप अगर इस पोजीशन में हैं कि आप रिस्क ले सके, जैसे कृपा भाई बताया था कि उनको 99 अटेम्प्ट करना होता है, और वो उस पोजीशन में थे कि वो रिस्क ले सकें, तो आप फिर 3 अटेम्प्ट में एक कोई सिलेक्ट करने का रिस्क आप ले सकते हैं। तो मैंने भी रिस्क लिया था, मुझे पता नहीं है अभी एक्चुअली कि ये मेरा सही था या गलत था। मैंने, हम्म। अब मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने इसी अप्रोच के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, वाटर वेपर, इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। अब देखिए वही वाली बात है, ये अर्थ है, ऊपर अपना एटमॉस्फेयर है, इधर जो पोल्स पे जो होता है वो जी आपका मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर पे यहाँ मिनिमम होता है। तो जहाँ ग्रेविटी मैक्सिमम होगा वहाँ वो एयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ग्रेविटी से नीचे आएंगे, और वहाँ उनका जो है कि वो ज़्यादा होगा, अमाउंट ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो it is a gas the amount of which decreases with altitude. Of course it decreases with altitude because the density of air decreases with altitude, और इसका सिंपल रीजन है ग्रेविटी। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स, मैंने बताया मैक्सिमम एट द पोल्स, ग्रेविटी मैक्सिमम है, जहाँ ग्रेविटी मैक्सिमम होगी वहाँ चीजें अट्रैक्ट होके नीचे ज्यादा, धरती के ज्यादा करीब रहेंगी, क्योंकि ट्रोपोस्फियर का हाइट यहाँ छोटा भी होता है। तो सिंपल है, 1 और 2 बिल्कुल रिलेटेड है, और इसका आंसर सी है, तो मैंने यही सोच के मारा था रितेश भाई। तो इसमें ये मैंने ए मारा है, मतलब ओनली वन, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। ये मुझे इस समय याद नहीं कि मैंने उस टाइम उस समय क्या सोचा था, क्योंकि काफी टाइम हो गया। हम्म। बट इट इज अ गैस विच डिक्रीजेज विथ ऑल्टीट्यूड, ये बिल्कुल सही बात है, ये हम्म। जैसा लॉजिकल है। हम्म। सुमित भाई। जब भी हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम एक बात पढ़ते हैं कि जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर होता है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मेरा माइंडसेट इसमें ये था कि जहाँ पे टेम्परेचर
कम है वह उस एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। आपको अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ अपन दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, इट इज अ गैस, ऑब्वियसली इट इज अ गैस, द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। तो नॉर्मल लैप्स रेट के हिसाब से देखिएगा आप, तो जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाएंगे एयर का टेम्परेचर कम होता जाएगा, और अगर एयर का टेम्परेचर कम होता जाएगा तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी और वेपर सस्टेन नहीं करेगा एयर में। तो इसीलिए पहला ऑप्शन सही है, डिक्रीज होगा एल्टीट्यूड के साथ। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स। तो अभी देखिए इंसोलेशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, इक्वेटर पे होता है। इंसोलेशन अगर सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होता है तो इवेपोरेशन और सी वाटर बॉडीज कहाँ है, इधर ही है इक्वेटर के पास। वाटर बॉडी तो हर जगह है, लेकिन इंसोलेशन ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो फिर ये गैस जो वेपर्स होंगे वो मिक्स हो जाएंगे एयर में। और यहाँ से और दूसरी बात कि टेम्परेचर भी ज्यादा होता है इक्वेटर पे, इसलिए वहाँ की एयर की मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए इक्वेटर पे वेपर ज्यादा होते हैं, ना कि पोल्स, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ओनली वन होगा, वन ओनली, अच्छा, इसका आंसर ओनली वन है क्या? अच्छा, हो सकता है, वन मैंने वन। तो, हाँ मैंने बोथ मारा था, तो हो सकता है मेरा गलत है। तो इसका आंसर ओनली वन है, जो कि मेरा गलत हुआ था। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आगे बढ़ते हैं। So annual and daily range of temperature is low. Precipitation occurs throughout the year. Precipitation varies between 50 and 250। अब 50 और 250 के बारे में बोल दिया, यानी इक्वेटोरियल तो चला गया भाई। इक्वेटोरियल में हमेशा 250 से ज़्यादा रेनफॉल होती है, और ये वैरी कर रहा है इसमें, मतलब ये 50 भी हो सकता है। इक्वेटोरियल में कभी 50 नहीं होता, वहाँ 4 AM रेनफॉल होता है। और भी देखते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर। अब एलिमिनेट करते हैं, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। इसका कहने का मतलब क्या है? एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब मॉडरेट, मॉडरेट टाइप ऑफ टेम्परेचर एंड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। मॉडरेट होना चाहिए, कोई बहुत एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए। अब चाइना टाइप क्लाइमेट देखते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं चाइना टाइप क्लाइमेट पर। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अरे सब ट्रॉपिकल तो हम भी हैं, हम भी सब ट्रॉपिकल रीजन में ही आते हैं। मतलब सब ट्रॉपिकल मतलब क्या? ट्रॉपिक से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे। हम लोग ह्यूमिड भी हैं, कभी कभी ह्यूमिड भी हो जाते हैं। और हम लोग यार, मतलब ऐसा तो होता नहीं है कि प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होता है, या फिर डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर लो होता है। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से ये चला गया। चाइना टाइप क्लाइमेट और मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। अब मैंने ये सोचा था एग्जाम कंडीशन में, चाइना टाइप क्लाइमेट जो होता है उसमें मैंने चाइना की क्लाइमेट के बारे में सोचा। चाइना की क्लाइमेट में, चाइना में बहुत सारे आपको डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। गोबी डेजर्ट है, और वो कौन सा क्या नाम है, टकला टकला मकान डेजर्ट है उधर चाइना में। तो मतलब इनफैक्ट 20 से 25% चाइना का जो लैंड मास है वो डेजर्ट ही होता है। तो वहाँ जो है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर लो हो और प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर हो डेजर्ट में। और मतलब मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट में मैंने ब्रिटेन के बारे में सोचा। ब्रिटेन मतलब जो ब्रिटिश क्लाइमेट होता है उसके बारे में सोचा। तो वहाँ शायद मुझे बहुत सारे डेजर्ट्स के नाम मतलब समझ में नहीं आया, तो मैंने चाइना को भी एलिमिनेट किया, और मैंने मेरीन वेस्ट कोस्ट मारा था इसका। तो प्रेसिपिटेशन वहाँ, फिर मैंने इसको वेरीफाई भी किया कि प्रेसिपिटेशन, अभी जैसे मैं थोड़ा क्रिकेट देखता हूँ, तो वहाँ मतलब इंग्लैंड में कभी भी बारिश हो जाती है। तो प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर मतलब मॉडरेट प्रेसिपिटेशन ही मतलब थ्रू आउट द ईयर होती है। और एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो होता है। और मुझे ये बात पता थी कि जो ब्रिटिश क्लाइमेट होता है ये परफेक्ट क्लाइमेट होता है, मतलब रिसाइड करने के लिए पूरे पृथ्वी पर। तो इस हिसाब से मैंने मारा था, हालांकि मैं श्योर नहीं था कि ये मेरीन वेस्ट को क्लाइमेट सही होगा, लेकिन ये लकीली शायद सही है। हालांकि यूपीएससी के आंसर की से देखते हैं क्या होता है, लेकिन शायद डी सही है। रितेश भाई। हाँ, तो ये मेरा तो गलत है क्योंकि मैंने इक्वेटोरियल क्लाइमेट मारा था, और क्योंकि ये जो प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर जो टर्म था उससे उसको देख के मेरे को लगा ये इक्वेटोरियल है। और दूसरी बात ये, इतना मैंने नहीं सोचा कि 50 से 250, मेरे को लगा ये इस रेंज के अंदर तो आ रहा है, मतलब 200-250 सेंटीमीटर अराउंड द ईयर वहाँ रेनफॉल होता है। तो ये देख के मैंने इक्वेटोरियल क्लाइमेट मार दिया था। और मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट में रेनफॉल ज़्यादा विंटर में होता है, बट ये मेरा लॉजिक गलत था। ये क्लाइमेट वाला टॉपिक शायद मेरा वीक रह गया था लास्ट ईयर। सुमित भाई। ऐसे तो ये मेरा क्वेश्चन गलत था, मैंने भी इक्वेटोरियल मारा था। लेकिन ये देखा जाता है कि क्लाइमेटिक रीजन से क्वेश्चन, क्लाइमेट टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। तो इस बिल्कुल। क्वेश्चन से टेक अवे ये है डिस्कशन से कि आप एक बार सारे क्लाइमेटिक टाइप्स को रिवाइज करके ही एग्जाम में जाइए, क्वेश्चंस हम्म, आते हैं। खैर हम्म। मैंने नहीं करा था, लेकिन उतने अच्छे से मुझे याद नहीं था उस टाइम पे। लेकिन सजेशन यही है कि आप करके जाइए। बिल्कुल, और इसमें आप एक्सेप्शंस याद रखिए। जैसे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है, वहाँ सिर्फ वो एकमात्र ऐसा क्लाइमेट होता है जहाँ सिर्फ विंटर में रेनफॉल होता है। ये आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट होगा, वहाँ मतलब एपीफाइटिक वेजिटेशन मिलेगा, वहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगा। तो ये सब चीज़ें याद रखिए। जैसे ये अपना मानसून क्लाइमेट है, वहाँ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होगा, वहाँ डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। कोई कुछ कुछ ऐसे क्लाइमेट होते हैं जहाँ मेरे ख्याल से वो सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब याद रखिएगा आप, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कोरियोलिस फोर्स, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? सूडो फोर्स होता है जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। तो इट इंक्रीजेज विथ विंड वेलोसिटी, ये स्टेटमेंट
वही बात है, ओटी सिंड्रोम जो मैं कहता हूँ, ओवर थिंकिंग सिंड्रोम, मैंने इसको थोड़ा सा होल्ड किया। इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। बिल्कुल दुनिया जानती है इक्वेटर पे जीरो होता है, तभी वहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनते, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए कोरियोलिस फोर्स चाहिए होता है, और वो इक्वेटर पे जीरो होता है। मैक्सिमम एट द पोल्स, मैंने देखा कि भाई इक्वेटर पे जीरो है तो वो पोल्स पे जाते जाते बढ़ ही जाता होगा, तो मैक्सिमम एट द पोल्स ये भी लॉजिकल लग रहा है। लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर लिया। इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, वही बात है, फिजिक्स भी मुझे उतनी नहीं आती है, लेकिन मैंने इसमें फिजिक्स लगाने की कोशिश करी कि नहीं, मतलब जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो तो सूडो फोर्स होता है, वो मतलब विंड की वेलोसिटी पर वो क्यों डिपेंड करेगा, वो तो मतलब कुछ और चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो मैंने इसको गलत मार दिया, मतलब वन को मैंने रॉन्ग कर दिया और मैंने टू ओनली मारा, जो कि गलत है। नॉर्मल वही बात है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। कोरियोलिस फोर्स विंड की वेलोसिटी के साथ बढ़ेगा और ये पोल्स पे मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे जीरो होता है, तो इसका आंसर बोथ 1 and 2 होना चाहिए। रितेश भाई। हाँ, ये सेम मेरा भी, मैंने भी ओनली 2 मारा था, बट ये गलत है। मेरा भी यही लॉजिक मैं सोच रहा था कि ये विंड वेलोसिटी से कैसे इंक्रीज करेगा, ये अर्थ रोटेशन से हो सकता है कि ज़्यादा फोर्स है अगर रोटेशनल स्पीड बढ़े, बट ठीक है, ये वाला गलत था मेरा इस। हम्म। बेसिकली जब भी हम कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो कोरियोलिस फोर्स के फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पे ये बताया जाता है कि विंड वेलोसिटी से इसका रिलेशन होता है। और बाकी दूसरा वाला ऑप्शन तो प्रिटी ऑब्वियस था, तो इस हिसाब से इसमें बिल्कुल। मारा जा सकता है। ओके ओके। हालांकि इसका कुछ लोग बता रहे हैं थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है, देखते हैं यूपीएससी क्या देता है, लेकिन हाल इसका ज्यादातर जगहों पे बोथ 1 and 2 के साथ ही लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ऑन जून 21 एवरी ईयर द लैटिट्यूड, अब ये देखो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, हर साल नहीं तो हर अल्टरनेट ईयर पे आपको इस टाइप के सवाल मिल जाएंगे। अब ये आप गलत कर रहे हैं तो यार मतलब ये इजी पिकिंग्स हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, ये आप मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते गलती करना। तो जून 21, सिंपल बात है, ये अपनी पृथ्वी है। जून 21 मतलब कि हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, यानी जून 21 पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मतलब ये सनलाइट पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, सनलाइट ऑफ मोर देन 12। अब हमको पता है कि जो जून 21 में होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है, तो यानी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की ओर टिल्टेड रहेगा, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की ओर टिल्टेड रहेगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी सन की ओर टिल्टेड रहेगा, आर्कटिक सर्कल भी सन की ओर टिल्टेड रहेगा। तो क्या बोल रहा है, सनलाइट मोर देन 12 आवर्स, यानी इक्वेटर के ऊपर जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, या यूं कहूं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उनके जितने भी वो लैटिट्यूड्स हैं, वहां सनलाइट मोर देन 12 आवर्स होगा। इक्वेटर गलत हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सही हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गलत हो जाएगा, वो इधर होता है, आर्कटिक सर्कल सही हो जाएगा, 2 and 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता आप दोनों लोग का गलत हुआ होगा। हम्म, राजन। नहीं नहीं, ये सही हुआ था। हम्म। 21 जून समर सॉल्स्टिस है, 4 डेट्स याद रखना होता है, 21 जून और हम्म। 23 सितंबर, 21 मार्च और 22 दिसंबर, हाँ। तो 2 इक्विनॉक्स है, मार्च सितंबर और मार्च, और दिसंबर वाला विंटर सॉल्स्टिस है, तो ये बिल्कुल सही है इसमें, ओके ये ओके। गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये फेयरली इजी क्वेश्चन था। सो वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीट लैंड व्हिच होल्ड्स अबाउट 3 years worth of global carbon emission from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global। अब यार देखो ये क्वेश्चन हालांकि मेरा गलत हुआ था, लेकिन मेरा लॉजिक बहुत ज्यादा गलत नहीं था। मतलब ये जो अमेजोन बेसिन होता है उसको लंग्स लंग्स ऑफ द अर्थ शायद बोलते हैं, और वहाँ बहुत ज्यादा अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन हुआ था, वहाँ फॉरेस्ट फायर्स भी बहुत देखने को मिले थे। तो मुझे लगा कि ये शायद उसी न्यूज़ से इंस्पायर्ड है और इसका आंसर अमेजोन बेसिन होना चाहिए। हालांकि ये वाला फैक्ट मुझे पता नहीं था कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीट लैंड नहीं है, ये कॉन्गो बेसिन है, ये मुझे बात नहीं पता थी। लेकिन मैं ये जो बाद के जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसके बेसिस पे मैंने अमेजोन बेसिन मारा था और ये मेरा गलत हुआ था। तो बाकी लोग, रितेश भाई। हाँ, ये शायद मेरा तुक्के से ये सही हो गया था, मैंने कॉन्गो बेसिन ही किया था। एक तो कॉन्गो, कॉन्गो पिछले 2 साल में ये इस जोन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हाँ, हैं। रिपीट हुआ है, बिल्कुल। अ, हाँ, रिपीट हो रहे हैं, तो इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा याद था कि हाँ, यहाँ पे अ, ये फॉसिल फ्यूल और ग्लोबल कार्बन एमिशन रिलेटेड कुछ था, और एक तो ये अफ्रीका रिलेटेड भी था, तो मेरे को लगा कि यही ज्यादा ऑप्शन मतलब यूपीएससी की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि अफ्रीका ज्यादा आज की डेट में इंपॉर्टेंट लग रहा था। हम्म। हम्म। सुमित भाई। यहाँ पे बात ये है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें तैयार करना होता है प्रीलिम्स के पहले, करंट अफेयर्स में जो तैयार करते हैं, प्लेसेस इन द न्यूज। ऑब्वियसली सब लोग करते हैं, बहुत सारी प्लेसेस होते हैं, तो लकली प्लेसेस इन द न्यूज में मैंने कोंगो बेसिन के बारे में पढ़ा था। और देखिए, मैं अगर कहीं पे इशू, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और वो न्यूज अगर वो प्लेस अगर न्यूज में है, तो आपको सिर्फ उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं जानना, बल्कि उस प्लेस के ज्योग्राफी के बारे में, उस प्लेस के आसपास के सराउंडिंग एरियाज के बारे में, उसके नेबर्स के बारे में, ये सब बेसिक फैक्ट्स भी ध्यान रखना। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कि जिस प्लेस के बारे में आप पढ़ रहे हो, न्यूज में है, उससे आप कितना अवेयर हो। तो कोंगो बेसिन का ये फैक्ट है कि वो वर्ल्ड लार्जेस्ट लार्जेस्ट पीटलैंड है। जब भी आप कोंगो बेसिन के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिकली बेसिक फैक्ट यही पढ़ेंगे, तो इस वजह से ये सही था। बिल्कुल। अब आप अगले प्रीलिम्स के लिए, जैसे कॉन्गो बेसिन पिछले साल पूछा गया था, ये इस साल थोड़ा डिटेल बन के आ गया, तो कॉन्गो बेसिन के बारे में आप थोड़ा विकीपीडिया और इधर उधर के इन्फॉर्मेशन थोड़ा देख लीजिएगा कि कोरी बेसिन कहाँ है, ये देख लीजिएगा। रियो डे प्लाटा मेरे ख्याल से ब्राजील में है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। यही होता है पीवाईक्यूज को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करना। अब वो कोई ताजुब नहीं है कि अगले साल की कोरी बेसिन किसी ऑप्शन में बन के आ जाए, तो ऐसे ही होता है मतलब। एग्जैक्टली।
विथ रेफरेंस टू ये पता नहीं क्या PFAS दे आर यूज्ड इन मेकिंग मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट कंसीडर। अब देखिए ये सब क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है, क्या PFAS है, सेम जैसी फीलिंग आपको आ रही है वैसी फीलिंग हम लोग को भी आ रही है। बस उसमें यह है कि ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप छोड़ने वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। मैंने क्या सोचा, PFAS है भाई, यूज्ड इन मेकिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट, पहले ही बोल दिया कि कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने में ये काम आ रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग आर वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड पैकेजिंग मटेरियल, दे आर नॉट इजली डिग्रेडेड एंड दे कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन इन एनिमल बॉडीज। अब ध्यान से आप देखेंगे तो क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 रिलेटेड है। अगर ये इजली डिग्रेड नहीं होगा इन्वायरमेंट में, यानी एक्यूमुलेट होगा। एक्यूमुलेट होने का क्या, बायो एक्यूमुलेशन का क्या मतलब होता है कि बहुत बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं वो एक जगह आके किसी एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे एक्यूमुलेट होते हैं, और वही एक्यूमुलेट होते होते जब वो ऊपर के ट्रॉपिक लेवल्स पे जाने लगते हैं तो उसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो ये कोई भी केमिकल हो, कोई भी दुनिया का कोई भी केमिकल हो, ये इजली, अगर ये 2 स्टेटमेंट सही है तो 3 भी इन जनरल सही होगा। तो 2 एंड 3 जहां जहां होगा वो सही होगा। तो ये सी चला गया, ए चला गया, बी और डी में आंसर हो सकता है। अब 1 के बारे में देखना है, आर फाउंड वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकिंग मटेरियल। अब देखिए गिव अवे है, स्टेटमेंट में ही बोला है दे आर यूज्ड इन मेकिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब भाई कंज्यूमर प्रोडक्ट में ये है, तो यार ये मतलब कंज्यूमर, ये फूड पैकिंग ड्रिंकिंग ये सब कंज्यूमर प्रोडक्ट ही तो है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। तो अगर ये दोनों सही है तो ये 1 भी मतलब इट गोज विद द फ्लो, मतलब वही वाली बात है। तो 1 2 एंड 3 मैंने इसको सोच के मारा था, तो ये सही हो गया था। सुमित राजन भाई। हाँ, ये बिल्कुल ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट लग रहा है। कोई भी फूड या फूड आइटम्स का स्पेसिफिक नाम नहीं दे रखा है, या फिर तो हो सकता है किसी फूड या फूड पैकेजिंग में, तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा इन्वायरमेंट रिलेटेड बातें कह रहा है, तो तीनों स्टेटमेंट ही इसका बहुत सही, बहुत ही हम्म मतलब गलत नहीं कह सकते किसी भी स्टेटमेंट को इसमें। इस हम्म तरह अगर नेगेटिव सेंस में भी बनाए तो ये गलत नहीं हो सकता कोई स्टेटमेंट। बिल्कुल सुमित भाई। जब मैं यूपीएससी के माइंडसेट की बात करता हूं तो उसमें एक चीज इनहेरेंट होती है, यूपीएससी का लैंग्वेज। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 8-10 साल के एनालाइज कर लोगे तो आपको यूपीएससी की भाषा समझ में आने लगेगी। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे अगर 10 साल के क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद, तो इसका आंसर अपने आप मिलने लग जाएगा। तो जो लॉजिक कृपा भाई ने दिया कि दूसरा तीसरा तो होना ही रिलेटेड है, पहला में वाटर, फूड फूड पैकेजिंग ये सब कंज्यूमर प्रोडक्ट ही तो है, वो एक दिन में नहीं आ गया है। वो ये स्किल इंग्रेन करनी पड़ती है यूपीएससी के माइंडसेट को समझने वाली। तो बेसिकली ये वही बात है, एकदम कृपा भाई ने जो लॉजिक दिया एकदम सही है, इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाकी पीएफएएस के बारे में हमने भी पहली बार एग्जाम में ही सुना था। बिल्कुल, और मैक्सिमम मतलब 35 to 40, किसी किसी के लिए वो 35 40 हो जाएगा, 40 तो नहीं ही होता होगा, वो 30 भले हो जाए। बाकी 70 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो एग्जाम में आप पहली बार देखेंगे। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग को बहुत नॉलेज है ये वो, बस हम लोग को बस सही आंसर तक पहुंचना आता है, और गलतियां हो मान के चलते हैं हम लोग की, गलतियां तो होंगी, तो बस यही है। पैरासिटॉइड स्पीशीज आर फाउंड इन ओनली इन हाउ मेनी ऑफ द एबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो अब देखिए, अब इसमें मैं वो वाली बात जो मैं कह रहा कि ऐसे क्वेश्चन में देखिए ऑल ऑल 5 मार देना। अब इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा कैच है कि इसमें एक कैविएट लगा लीजिए आप, कि जब 4 से ज्यादा ऑप्शंस हो, 4 से ज्यादा ऑप्शंस हो और ये थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन की बात करें, तो थोड़ा सा मतलब आप कान खोल लीजिए कि नहीं, हो सकता है कि शायद एक आध ऑप्शन ना हो। मतलब मैंने भी सिंपल यही सोचा सोचा था कि अगर 4 से ज्यादा होगा तो मतलब मैं ऑल नहीं मारूंगा, ये मैं सोच लिया था, लेकिन अटेम्प्ट करूंगा ये मैं सोचा था। पैरासिटॉइड स्पीसीज, अब मुझे बस इतना पता है कि पैरासिटॉइड मतलब क्या, कि वो अपने को फायदा पहुंचाएगा, दूसरे वालों को नुकसान पहुंचाएगा, सिर्फ हमको इतना पता था। अब इसमें कैराबिड, बीटल्स पता नहीं, मतलब सेंटीपीड्स ये भी नहीं पता, फ्लाइज मतलब हाँ मतलब कुछ फ्लाइज होती है, मुझे मतलब वो कर देते होंगे पैरासिटॉइड, टर्माइट ये शायद हो सकता है, वह कुछ बिल्कुल आइडिया नहीं, लेकिन मुझे ये आइडिया था कि ऑल 5 नहीं मारना है, ये मुझे पता था। तो मैंने इसका आंसर ओनली 4 मारा था, हालांकि ये गलत है, शायद इसका आंसर ओनली 2 है। आप देख लीजिएगा, आंसर उतना मायने नहीं रखता है, थोड़ा माइंडसेट मैटर करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं चाहता तो इसको स्किप कर सकता था, लेकिन ठीक है, कुछ गलतियां होंगी, कुछ सही होगा। तो इस हिसाब से मेरा गलत हुआ था। अ, रितेश भाई। हाँ, ये क्या, ये तो मैंने भी गलत किया है। ये मैंने ऑल फाइव कर दिया है कि मेरे को लगा कि कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म में पैरासाइटॉइड हो ही सकता है। बट हम्म क्योंकि जैसे कि ये कृपनाथ कह रहे थे कि जब 4 से ज्यादा ऑप्शन है तो सारे नहीं होते। बट मेरे को फिर वही लग रहा था कि मैं ओनली 4 करूं तो भी गलत हो सकता है, ओनली 3 करूं तो भी, तो मैं बिल्कुल अपने जो इंस्टिंक्ट था ऑल 5 के साथ गया, तो जो कि गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाता है, बिल्कुल ये सही बिल्कुल। करने वाले क्वेश्चन भी नहीं हाँ है। बिल्कुल, किसी को नहीं पता है ये पांच पांच ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं और पैरासिटॉइड स्पीशीज क्या होते हैं, किसी को नहीं पता, जिसका बॉटनी ऑप्शनल है उसको भी नहीं पता है। सुमित भाई। तो पैरासिटॉइड क्या होता है मुझे अभी भी नहीं पता है, एग्जाम में तो खैर नहीं पता था। तो लेकिन फिर इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना होता है, एक अप्रोच तो ये है कि आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। लेकिन क्या है कि यूपीएससी में ऐसे हर 70 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही दिखेंगे, किसको किसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जब आप यूपीएससी के पेपर को एनालाइज करते हैं, मैं इस इसका आपको रीजन या एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब ऊपर 5 ऑप्शन दिए हों, 1 2 3 4 5 इसमें दिए हुए हैं, तो वहां ओनली ओनली 3 वाले ऑप्शन सही होते हैं, और ऊपर अगर 4 दिए हों तो ओनली 2 सही होते हैं। ये मैंने ट्रेंड देखा है, इसका क्या रीजन है मुझे नहीं पता, मुझसे एक्सप्लेनेशन की उम्मीद भी मत कीजिए क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है। लेकिन यूपीएससी में 10 में से 7 क्वेश्चन में ऐसा ही देखा जाता है, तो ओनली 3 मारा और वही सही है।
बिल्कुल यही चल रहा है भाई मार्केट में, 130 नंबर 140 नंबर ऐसे ही आ रहा है, कोई कोई बहुत बड़ी। ऐसे ही आता है। 130 नंबर तो पढ़ के आप यार जो भी पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, पैरासिटाइट तो नहीं सीख सकते यार। बिल्कुल यार बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 19। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू पी फैमिली। अब देखिए कभी कभी हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ लेना चाहिए। पी फैमिली मतलब मटर की फैमिली में कौन होता है। मटर। तो मटर जैसा कौन दिखता है, फैमिली मतलब क्या है, फैमिली मतलब एक जैसा, मतलब लोग होंगे, ब्लड रिलेशन टाइप का होगा। मूंगफली, बिल्कुल भाई, दाना ही तो होता है, मटर दाना मतलब मूंगफली होगा ही। कुल्थी, हॉर्स ग्राम, अब हॉर्स ग्राम मतलब ये भी मतलब मटर जैसा ही दिखता है, मतलब जो दाल होता है वो एक तरह से मटर जैसा ही तो दिखता है, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है यार, मतलब मैं काला बहुत। चना 8 ग्राम। हाँ हाँ, वो मतलब नहीं पता है कि कैसे चीजें होती हैं। तो सोयाबीन है, वो भी मटर जैसा दिखता है, मैंने तो भाई यही सोचा कि मतलब मटर मटर जैसे तीनों दिखते हैं, तीनों सही होंगे, मतलब ऐसे ही मारा था मैंने, और शायद ये सही भी है। तो बताइए रितेश भाई। हाँ, हालांकि मैंने भी ऐसा ही सोचा, मैंने ऐसा सोचा था कि मटर जैसे छिलके के अंदर मटर्स होते हैं, वैसे ही आपको वैसे ही प्रोडक्ट्स ये सब भी होने चाहिए। तो जैसे ग्राउंडनट तो आपने सबने छिल कर खाया है, तो वो हम्म। तो वैसा ही दिखता है। फिर हम्म। आपका हॉर्स ग्राम भी वैसे ही उगता है, लेकिन मैं सोयाबीन के बारे में श्योर नहीं था। फिर भी मेरे को लगा था कि उसके ऊपर भी कोई ऐसा दिखता नहीं कि वो फल जैसा कुछ है, वो भी उसी के अंदर आना चाहिए, हम्म। किसी पैक के अंदर ही होगा वो भी। हम्म। लेकिन फिर भी मैंने तीनों ऑप्शन पे टिक करके फिर लास्ट में ओनली 2 किया, पता नहीं क्यों, लेकिन ये मेरा गलत हो गया है। हम्म। तो आपको आपके जो सबकॉन्शियस नॉलेज है उसको थोड़ा बैक करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि 9 में से 10 में से 9 बार आपका सही होगा, वो एक बार हम्म। गलत होगा तो होने दीजिए वो। बिल्कुल बिल्कुल सुमित भाई। हाँ, तो ये सब चीजें कोई पढ़ के नहीं जाता है, और अगर पढ़ भी लोगे तो याद नहीं रहती हैं। तो ग्राउंड नट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन, ये इसी तरह के जो है जुगाड़ लगा के सॉल्व होते हैं। जैसे कि इन्होंने छिलका वाला जुगाड़ लगाया कि पी छिलके के अंदर होता है, तो तीनों छिलके के अंदर होंगे। इसी तरह का एक जुगाड़ ये है कि पी भी लेग्यूम प्लांट है, और हॉर्स हॉर्स ग्राम भी लेग्यूम प्लांट होता है, और ग्राउंड नट भी लेग्यूमिनस प्लांट ही होता है। सोयाबीन के बारे में मुझे थोड़ा डाउट था, तो वहां पे मैंने उसको नहीं देखा, तो मैंने इसमें शायद ओनली 2 लगाया था, शायद वो मेरा आंसर गलत है। ओके। ये 20 नंबर वाला क्वेश्चन तो शायद काफी डिबेटेबल है, या ड्रॉप भी हो सकता है, इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ते हैं। 21 एक बार पे आते हैं। 20 को देख लेते हैं एक बार। अच्छा अच्छा। ओके। क्या क्वेश्चन है ये? द द इंडियन इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिंग वर्मिन कैटेगरी। कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो पहला वाला तो ऑप्शन स्टेटमेंट ऐसे ही गलत है, क्योंकि जो बिल्कुल। अमेंडेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हाँ, है, इसमें कोई वर्मिन मैंने कैटेगरी भी है ही यही नहीं सोच सर। के मैंने पहला स्टेटमेंट रॉन्ग किया है, और ये मैंने हम्म, डी मारा था इसका, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कुछ टाइम के लिए वर्मी में डाला गया था। तो ये तो मतलब फिर एंडलेस डिबेट है, चलती रहेगी, अब देखिए यूपीएससी हाँ अपना तो वर्डिक्ट सुनाता है तो पता हाँ, चलेगा। देखते हैं हाँ, देखते तो ये थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन था। अब ये वन ऑफ द माय मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, सीसाडा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर। अब यार अब देखो, ये कोई नहीं पढ़ के जाता है यार, कोई भी नहीं। अब ये बर्ड्स, ऑप्शन ए बर्ड्स। अब सुमित भाई से हमारी बात हो रही थी एग्जाम से पहले, उन्होंने बोला जो बर्ड्स के नाम होते हैं बहुत फैंसी नाम होते हैं, मतलब 2-3 वर्ड वाले नाम होते हैं, जैसे सिलोन फ्रॉग माउथ ऐसे करके, और उसमें कलर्स होते हैं, मतलब कुछ इन्होंने ऐसा बताया था, वाइट स्टार कुछ ऐसे करके, मतलब बर्ड्स, तो हैं। बर्ड्स व्हाइट तो बेलीड फेदर, ऐसे कुछ अजीब अजीब से करेक्ट। नाम होते हैं हाँ बर्ड कुछ के। ऐसे ही। तो बर्ड्स तो मैंने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। दूसरा मैंने देखा फ्रॉग हॉपर। फ्रॉग हॉपर मैंने देखा तो मुझे एक मतलब वो क्या बोलते हैं हिंदी में, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, मतलब वो बोलते हैं ना कि जो सुनने में सेम जैसे लगे, तो उसमें एक है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर, फ्रॉग हॉपर। ग्रास हॉपर क्या है, इंसेक्ट, तो फ्रॉग हॉपर भी इंसेक्ट होगा, यही है, यही चल रहा है भाई, यही चल रहा है, इसमें बहुत नहीं सोचना है। मेरे एक मित्र हैं, मतलब उन्होंने ये मतलब ये इसमें ओवर थिंकिंग करके थोड़ा गलत कर दिया था इसको, लेकिन यही गेम है, यही गेम चल रहा है, फ्रॉग हॉपर, ग्रास हॉपर मतलब इंसेक्ट। कोई ये पढ़ के नहीं जा रहा है कि सिकाडा, पॉन्ड स्केटर। अब जूलॉजी वाले हों वो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो वो उनको अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा, अनफेयर नहीं मतलब उनको एडवांटेज मिल जाएगा, तो वो सही कर सकते हैं। बाकी इन जनरल कोई इंसान इसको सही नहीं कर सकता, तो इंसेक्ट मेरा ये तुक्के में कहिए तो तुक्के में सही हो गया था। रितेश भाई। अ, ये मेरा गलत हो गया था, क्योंकि हम्म। ये देखिए पॉन्ड स्केटर लिखा है, पॉन्ड मतलब पानी, या ये पंछी तो हो नहीं सकता, तो ये हम्म। तो गलत है। हम्म। और रेप्टाइल्स भी ये नहीं है, क्योंकि जो ग्रास हॉपर फ्रॉग हॉपर बोल रहे हैं उसके इस तरह से भी, और रेप्टाइल्स नहीं लगा मैं। इंसेक्ट्स हम्म। और फिश में मैं थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन मैंने देखा कि इंसेक्ट्स से रिलेटेड कभी क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी। मतलब वो हम्म। ज्यादातर बर्ड्स में इंटरेस्ट होता है, या फिश में हो सकता है, क्योंकि फिशिंग इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री से। इंसेक्ट्स से रिलेटेड मेरे को उतना सिग्निफिकेंट नहीं लगा ये चीज, इसलिए मैंने थोड़ा हम्म। सा हो सकता है ओवर थिंक किया हो, तो हम्म। ये इसलिए मैंने फिश नहीं कर ओवर दिया, जो कि थिंक नहीं, गलत आपकी है। सोच सही थी रितेश भाई, आपकी सोच सही थी। कभी कभी वही है कि कभी वो आपके हक में हो जाए, तो बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट मेरे पास है ना, जैसे मेरा ये क्वेश्चन सही हो गया, गलत भी हो सकता था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, फ्रॉग हॉपर, ग्रास हॉपर मतलब सेम टाइप कर रहा है, तो वो सही हो गया। लेकिन आपकी सोच सही थी कि क्या यूपीएससी पूछता है तो क्या पूछ सकता है, मतलब वो इंसेक्ट्स के बारे में जनरली नहीं पूछता है, हो सकता है फिश हो, तो ठीक है, सोच सही है, तो आप कुछ गलतियां भी अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है सुमित भाई। अब इन्हीं तरह के सवालों को देख के बोलने वाले बोलते हैं कि सूरज के नीचे का सब कुछ जितना आपको दिखाई देता है दुनिया में, सब यूपीएससी का सिलेबस है। तो फिर आप करिए 6 साल 7 साल तैयारी करिए, फिर सूरज के नीचे का सब कुछ कवर करने के लिए। लेकिन जहां तक इस तरह के क्वेश्चंस की बात है, कोई पढ़ के नहीं जाता और कहीं नहीं पढ़ाया जाता। अगेन मैं वही रिपीट करूंगा,
तो अब इसमें जिनसे भी मेरी बात हुई है, जिनका ये सवाल सही हुआ है, फ्रॉग हॉपर और ग्रॉस हॉपर को एक तरह से एक तरह के जीव को मान के इन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और क्वेश्चन इनसेक्ट जैसा सही भी हुआ है। अब मेरा अप्रोच थोड़ा सा हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन मैंने कुछ ऐसा दिमाग लगाया था, थोड़ा जुगाड़ ही चलता है भाई इस तरह के क्वेश्चन में। पॉन्ड स्केटर, स्केटर का मतलब होता है कहीं पे कोई चीज स्लिप कर रही हो सरफेस पे। स्केटिंग का तो यही मतलब होता है, बर्ड के पास पंख है भाई, वो स्किट वो स्लिप क्यों करेगी, वो स्केटिंग क्यों करेगी, उड़ जाएगी। फिश, अगर पॉन्ड की बात हो रही है तो पॉन्ड पे फिश कहीं ऊपर सरफेस पे आप कोई मछली आज तक स्केटिंग करते हुए देखे हो क्या? नहीं, स्विम कर लेगी भाई, तो फिश भी सही नहीं होगा। इंसेक्ट को रोकते हैं, रेप्टाइल्स पे आते हैं। रेप्टाइल जो है पॉन्ड पे स्केटिंग जो इतना भारी होता है, वो स्केटिंग कैसे कर लेगा पॉन्ड के सरफेस पे? एक इमेज बनाओ पॉन्ड स्केटर का, आपको नहीं पता है पॉन्ड स्केटर क्या है, बट दिमाग में एक इमेज बनाओ कि कोई छोटा सा चीज होगा कीड़े जैसा, जो पॉन्ड पे के सरफेस पे स्केटिंग करता हुआ जा रहा है, और ये काम सिर्फ कीड़ा ही कर सकता है, इसलिए मैंने इसको इंसेक्ट मारा था। बिल्कुल, यही तो यही कॉमन सेंस सोच, तो भाई। यही सोच बस ठीक एग्जाम में आ जाए, थोड़ा सा दिमाग आप स्वतंत्र रखेंगे तो बिल्कुल आप सही करेंगे। तो अभी क्या है कि हम लोग 21 क्वेश्चन नंबर तक ही डिस्कस करते हैं। अगले वीडियोस में हम लोग बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के मतलब इस कन्वर्सेशन का सार क्या रहा? रितेश भाई ने जिस तरह से अटेम्प्ट किया, सुमित भाई ने अटेम्प्ट किया, मैंने अटेम्प्ट किया, मोर और लेस नॉलेज लेवल पे मोर और लेस सेम है। हो सकता है रितेश भाई को बहुत ज्यादा समय नहीं मिला था, कुछ एक महीने ही इनको मिला था तैयारी करने के लिए, हो सकता है नॉलेज वाइज रितेश भाई थोड़ा और चीजें पढ़ सकते थे और स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। वरना जो अप्रोच है, जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि फ्रंट फुट पे खेलना है। जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं उसको भी आपको कोशिश करना है, अटेम्प्ट करें। अब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, चारों ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, वरना आप अटेम्प्ट करिए। मैं फिर से बात दोहराऊंगा, अपॉर्चुनिटी डांसेस विद दोज हु आर ऑलरेडी ऑन द डांस फ्लोर। इस बात को आप समझ लीजिए, कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है ये। बहुत ये यही तो नहीं बताते हैं यार लोग, यही मतलब लोग अपना अपना बाजार चमका रहे हैं, लोग अपने अपने बिजनेसेस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं बता रहा है कि गलत स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं, सही स्टेटमेंट कैसे होते हैं, और बच्चे सालों साल लगे हुए होते हैं। तो यही एक आई ओपनर सेशन हम लोग सोच रहे थे आप लोग के सामने रखें, और आप लोग इसको देखें, और अगले वीडियोस में हम लोग बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू रितेश भाई, थैंक यू सुमित भाई। थैंक यू। थैंक यू भाई।